हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किंगडम फंजाई हमारा आज का टॉपिक है और किंगडम फंजाई को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई का फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के कुछ एक हम मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्या क्या इनके अंदर होते हैं। किंगडम फंजाई उन सभी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करती है जो कैसे हैं, यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है। इससे पहले हमने किंगडम प्रोटिस्टा देखा, वो भी कैसा था, यूकैरियोटिक था, लेकिन वो सारे यूनिसेलुलर थे। किंगडम मोनेरा कैसा था, प्रोकैरियोटिक था। यहाँ पे जो किंगडम फंजाई है वो कैसा है, यूकैरियोटिक है लेकिन मल्टी सेलुलर है। एक्सेप्शन है हमारे पास ईस्ट की, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। बाकी सब इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। सेल देख लेते हैं कि सेल कैसी होती है। इनकी सेल कैसी होती है, रिजिड सेल वॉल इनके ऊपर होती है और बनी हुई किसकी होती है, काइटिन की। तो मोस्टली क्या होता है, काइटिन होता है। ये एक पॉलीसेकेराइड है, ऐसे एक ग्लूकोकन्स है, लेकिन ग्लूकन्स मोस्टली नहीं होता। ज्यादातर इसमें क्या होता है, काइटिन ही पाया जाता है, काइटिन की बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो इनमें क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है मोस्टली। इनमें क्या नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती। ये कैसे है, हेटरोट्रोफिक है, मतलब ऑलोट्रोफिक नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो इनके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर नहीं होते हैं, प्लास्टिड इनमें नहीं होते। हेटरोट्रोफिक में मोस्टली कैसे हैं, सेप्रोफाइटिक हैं या पैरासाइटिक होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आपको पता होना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक भी होती हैं। तो ये पैरासाइटिक किसी प्लांट्स के अंदर भी ये पैरासाइटिक होते हैं, ये ह्यूमंस के अंदर है, दूसरे एनिमल हैं उनके अंदर भी पैरासाइटिक होते हैं। तो बहुत सारी डिजीज भी कॉज करते हैं। तो ये सेप्रोफाइटिक भी है और पैरासाइटिक भी है। तो ये सेप्रोफाइटिक है तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स भी बोल देते हैं। पैरासाइट सॉरी, ये जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है इनको डिकम्पोजर क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये डिकम्पोज कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, दोबारा से क्या है, सॉइल के अंदर वो मिल जाता है, एनवायरमेंट में उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। फंजाई का जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, ठीक है, इसमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। तो कई जो बुक्स हैं उनमें उनमें सिर्फ दो दिया हुआ है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कईयों में क्या है, 3 पार्ट्स में अलग से डिवाइड किया हुआ है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन आप जिस मर्जी तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको वेजिटेटिवली अलग पढ़ेंगे, एसेक्सुअल अलग पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग पढ़ेंगे। ओके, जो इनकी बॉडी है, जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, थैलस है। ठीक है, उसको हम थैलस बोल देते हैं। जिनके अंदर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। इनमें रूट्स, लीव्स नहीं होती। तो ये क्या है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम हाइफी। ये क्या है, हाइफी है। ओके, ये जो हाइफी होती है, एक सिंगल को हमने क्या बोलते हैं, इनको हाइफी बोल दिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को। जब बहुत सारी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हाइफी आपस में मिलती है, एक नेटवर्क बना लेती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम वर्ड आपने याद रखना है। इंटरवोवन आपस में जो उलझा हुआ था, ठीक है, उसको नेटवर्क को, जो कि हाइफी का बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या है, हाइफी का नेटवर्क, मतलब बहुत सारी हाइफी मिलके जब एक गुच्छा बनाते हैं, पूरा एक नेटवर्क बना लेती हैं, उसको बोल देते हैं माइसीलियम। अब माइसीलियम दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है वो सेप्टेट, या हो सकता है वो एसेप्टेट। और एसेप्टेट को हम सिनुसाइटिक भी बोल देते हैं। अब देखिए, सेप्टेट 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 का आएगा सेप्टा। सेप्टा का मतलब होता है पार्टीशन, बीच में कोई बैरियर, कुछ रुकावट आना। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ये एक सेप्टेट आपको हाइफी दिखाया गया है। ये क्या है, एक सेप्टेट हाइफी दिखाया गया है आपको। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, वॉल की फॉर्मेशन हो रही है। ये क्या है, एक सेल के अंदर वॉल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक सेल के बाद फिर एक वॉल बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे कि आप काउंट कर सकते हो, अलग अलग सेल आपको दिख रही होंगी, अलग अलग सेल आप यहाँ पे
देख सकते हो। तो ऐसा हाइफी जिसके अंदर सेल के अंदर डिवीजन होती है, मतलब सेल अलग अलग दिख जाती हैं, ठीक है, उनके अंदर एक पार्टीशन होती है, उस ऐसे हाइफी को क्या बोलते हैं, सेप्टेट, ठीक है, जिसके अंदर सेल अलग अलग होती हैं। और ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, क्योंकि जब सेल अलग अलग हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर। अब इसके अंदर क्या है, सेल बहुत सारी बन गई हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है, सेपरेशन है, सेप्टा बना हुआ है। ये क्या है, सेप्टा बना हुआ है, ये जो लाइन दिख रही है वो क्या है, सेप्टा बना हुआ है। तो इसको बोल दिया हमने सेप्टेट हाइफी। अब ऊपर आप देख सकते हो ये कैसी है, सिनोसाइटिक, जिसको हम एसेप्टेट हाइफी बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे किसी भी एक जगह पे भी सेप्टा नहीं दिखाई देगा, पार्टीशन नहीं दिखाई देगा। आप देख सकते हो छोटी छोटी जो न्यूक्लियाई है, ये जो मार्क किया हुआ है न्यूक्लियाई, ये छोटे छोटे जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हो क्या है, न्यूक्लियाई है। वो पूरे के पूरे हाइफा में ऐसे ही फैले हुए हैं, इनके बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी सेप्टम नहीं है। और ये इनका साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसका फ्लूइड मटेरियल होता है, जिसके अंदर अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसका साइटोप्लाज्म हो गया। तो यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल है, हर एक के पास एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म लिक्विड है, जिसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे ऊपर वाले में आप देख सकते हो एक भी सेप्टा नहीं है इसमें। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक ही सेल है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक ही सेल है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिख रही है, ये सारी क्या है, एक ही सेल है। तो ये कैसा हो गया, यूनिसेलुलर हाइफी, क्योंकि एक ही सेल है, कहीं पे वेरिएशन, कोई भी सेपरेशन नहीं है। यहाँ पे अलग अलग सेल दिख रही है, तो इसको क्या हो गया, ये मल्टी सेलुलर हो गया। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये आपको याद रखना है, कई बार डिफरेंस आ जाता है। फंजाई की जब स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई कहलाती है माइकोलॉजी। जब हम स्टडी करते हैं फंजाई को तो उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। तो आई होप कि आपको इसके जो भी पॉइंट्स हैं ये समझ में आ गए होंगे, और हम इनको किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से इनको, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है, वो हम देख सकते हैं। अब देखते हैं कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। मैंने तीन आपको रिप्रोडक्शन बताई थी, एक होती है वेजिटेटिव, दूसरी होती है एसेक्सुअल, और तीसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या आप इनको टुगेदर ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि वेजिटेटिव भी कहीं ना कहीं एसेक्सुअल का ही पार्ट है। तो तीन तरह से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। एक है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। दूसरा है बडिंग, और उसके बाद है फिजन। तो ये तीन इसके अंदर होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टुकड़े हो जाना, फ्रेगमेंट हो जाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक हाइफी है, ठीक है जी, इसके अंदर डिवीजन हो गई, यहाँ से क्या है, टूट गया, फ्रेगमेंट बन गए, ये टुकड़ा अलग हो गया, ठीक है जी, ये टुकड़ा अलग हो गया, और ये जो हाइफी है ये अलग हो गई। दोनों के दोनों जो फ्रेगमेंट हुई है, ये अलग अलग ग्रो करेंगे, अलग अलग डेवलप करेंगे, और ज्यादा ये क्या बन जाएंगे, हाइफी बन जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है, ज्यादा बनना, रिप्रोड्यूस करना, बढ़ना, अपने जो जनरेशन है उसको बढ़ाना। तो यहाँ पे एक हाइफी आपको दिख रही है पूरी की पूरी, और यहाँ पे अब दो हो गई है, रिप्रोडक्शन हो गई है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गई है, ठीक है। आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुई है, जो पेरेंट था उसने ही टूटने के बाद, ठीक है, फ्रेगमेंट करने के बाद अपने आप को नया बना लिया, तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गई। बडिंग, बडिंग भी आपने देखी होगी, 10th में आपने इसका ईस्ट का एग्जाम्पल भी याद किया होगा। ये एक सेल दिखाई गई है, ठीक है, ये एक सेल है, ईस्ट की एक सेल है ये, इसके ऊपर एक छोटी सी बड ग्रो की है, ये क्या है, इसकी बड है। और ये बड इसके अंदर, इसका जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ, डीएनए, तो इसके अंदर भी चला गया, तो इसके पास भी डीएनए है, इसके पास भी डीएनए है। और ये बड क्या करेगी, इससे जब डिटैच हो जाएगी, एक नया ईस्ट हमारे पास बन जाएगा। तो ये ऊपर फ्रेगमेंटेशन और नीचे बडिंग हो रही है। बड का मतलब क्या होता है, छोटी सी कोई आउटग्रोथ आ जाना। तो ये ईस्ट है, ईस्ट के सेल के अंदर, सेल के ऊपर क्या हुआ, एक छोटी सी बड बनी है, आउटग्रोथ हुई है। और वो बड क्या करेगी, ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। जब इससे डिटैच हो जाएगी, इससे अलग हो जाएगी, तो एक ओरिजिनल जो मदर सेल है ये हमें मिल जाएगी, और एक जो बड है वो हमें मिल गई।
दोनों अलग अलग ग्रो करना शुरू कर देंगे, तो एक से दो हो गए, तो रिप्रोडक्शन हो गई है। ओके, लास्ट है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? दो में डिवाइड कर जाना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक सेल है, ठीक है जी, ये मदर सेल है, मेन सेल है आपकी। और ये क्या कर रही है? ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, जस्ट तैयार हो रही है किसके लिए? डिवीजन के लिए। फिजन का मतलब ही क्या होता है? डिवाइड करना, डिवीजन करना। तो ये क्या है? डिवाइड करने के लिए तैयार है। इसके बाद ये डिवाइड करके दो सेल के अंदर कन्वर्ट होगी, एक ये सेल और एक ये सेल। तो पहले एक थी, अब दो हो गई। रिप्रोड्यूस कर लिया, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुई, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई। तो जो मेन जो वेजिटेटिव बॉडी थी, उसी से ही फ्रेगमेंट होके नई बॉडी बन रही है, उसी से ही बडिंग, उसके ऊपर एक बड लग के भी नई ऑर्गेनिज्म बन रहा है, या जो एक सेल थी वो दो में डिवाइड करके भी नई सेल बन रही है। तो ये हो गया हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है थ्रू स्पोर। इनके अंदर अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं, और वही स्पोर क्या करते हैं, जब अलग अलग जगह पे जाते हैं, अच्छी कंडीशन में जाते हैं, तो वहां पे ग्रो कर जाते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, जो फंजाई है उनको ग्रो करने के, डेवलप करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। एक होता है मॉइस्चर, और दूसरा होता है टेम्परेचर। जितना अच्छा मॉइस्चर होगा, एक अच्छा टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो ये ज्यादा ग्रो करती है। मोस्टली ये इसी तरह से ग्रो करती हैं। तो जब भी इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये क्या करते हैं? अपने स्पोर बना लेते हैं छोटे छोटे। ये स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आती है, अच्छी कंडीशन आती है, तो रिलीज हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे चली जाती हैं। और जब इनको अपना मॉइस्चर, टेम्परेचर, या जो खाना है वो मिल जाता है, खाना क्या है इनका? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जब भी वो इनको मिलता है, तो ये तीन चार कंडीशन जब इनको मिलती हैं, तो ये ग्रो करके अपने आप को डेवलप कर लेती हैं। तो इस तरह से एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करती हैं। तो स्पोर्स इनके अलग अलग बनते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। स्पोर भी इनमें बहुत सारे अलग अलग बनते हैं, और उनको भी उनकी मोबिलिटी के हिसाब से, मोटिलिटी के हिसाब से, कि वो मोबाइल कैसे हैं, चलते हैं या नहीं चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या नहीं जाते हैं, उस हिसाब से भी इनकी नेमिंग की हुई है। किस पोजीशन पे लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं, किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, उस तरह से भी इनकी नेमिंग दी हुई है। तो इनमें जो स्पोर चल सकते हैं, ठीक है, जो मोटाइल हो सकते हैं, उनको बोल देते हैं जू स्पोर्स। ऐसे स्पोर्स जो चल सकते हैं, उनको बोलते हैं जू स्पोर्स। और जो जू स्पोर्स होंगे, उनके पास क्या होगा? फ्लैजिला होगा। ये आप देख सकते हो कि जितने भी स्पोर्स हैं, ये सारे कैसे हैं? जू स्पोर्स हैं। और ये जू स्पोर क्या करते हैं? इनके पास फ्लैजिला होता है, ये आप देख सकते हो, हर एक के पास क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। हमने पहले भी बात की थी, फ्लैजिला क्या होते हैं? ये आउट ग्रोथ होती है, लॉन्ग आउट आउट ग्रोथ होती है, जिससे जो कि ये मोटिलिटी, मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, मतलब इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। तो जूस्पोर जिनके पास फ्लैजिला होते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरे होते हैं एप्लेनोस्पोर। ऐसे स्पोर जो नॉन मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, उनको बोल देते हैं एप्लेनोस्पोर। फिर एक आता है आपके पास कोनिडिया। यहाँ पे आ गया कोनिडिया। ऐसे स्पोर्स, ठीक है जी, जो आउटर साइड पे लगते हैं, ये एक कोनिडियो स्पोर है। ये क्या है? कोनिडियो फोर है, सॉरी, ठीक है, कोनिडियो फोर है। पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इसके ऊपर आप देख सकते हैं, छोटी 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 क्या लगी हैं? ये स्पोर्स लगे हैं। ये कैसे हैं? स्पोर्स हैं। तो ये क्या है? स्पोर्स, कोनिडिया जिन्हें बोल देते हैं, ये कैसे है? कोनिडिया। तो एक हमने जू स्पोर देखा, अब क्या देखा हमने? कोनिडिया। कोनिडिक ऐसे स्पोर हैं जो कि एक्सोजीनियस होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर नहीं लगेंगे, बॉडी के बाहर लगेंगे। तो आप देख सकते हैं आउटर साइड पे, बाहर ये छोटे छोटे स्पोर्स चेन्स की फॉर्म में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये स्पोर कैसे हो गए? कोनिडिया। एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के इसके अंदर पेनिसिलियम के भी लगे होते हैं। ये कोनिडिया, अब थोड़ा सा दिखाया हुआ, ये कोनिडिया क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, ठीक है जी। और ग्रो करने के बाद क्या है? नया एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, ये है स्पोर आपके क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर थिक सेल्ड होते हैं। मान लो ये एक हाइफी है, और हाइफी में से कुछ एक सेल्स क्या करेंगी?
स्पोर की फॉर्मेशन में डेवलप हो जाएंगी, उनके ऊपर थिक कवरिंग हो जाएगी, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और जब बाहर जाएंगे कहीं पे भी इनको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, अच्छी कंडीशन मिलेगी, अच्छा मॉइस्चर मिलेगा, अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, तो ये ग्रो कर जाएंगी। तो ये हो गए क्लेमाइडोस्पोर्स। ये कैसे होते हैं, कोई भी हाइफी है, बीच में कोई भी सेल्स क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब एक ये होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं ओइडिया। उससे पहले हमने कोनिडिया देखा था, और ये कैसा है, ओइडिया है। ओइडिया क्या होता है, ये जो टर्मिनल ब्रांच है इसकी, है ये एक हाइफी है, और ये क्या इसकी टर्मिनल ब्रांच है। इस टर्मिनल ब्रांच पे क्या है, सेल्स की फॉर्म में कुछ इसके टुकड़े हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे स्पोर्स की फॉर्म में। ठीक है, अब ये देख रहे होते हैं, ये जो सेल, ये जो हाइफी थी पूरी की पूरी कंटिन्यू थी और ऊपर तक जा रही थी, लेकिन इसकी जो इंडिविजुअल सेल्स है वो अलग अलग हो गई, और ये क्या कर रही है, स्पोर की फॉर्मेशन इन्होंने कर दी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लेमाइडो स्पोर्स में क्या था, अंदर कोई भी सेल क्या करेगी, इंटैक्ट रहेगी, उस पर लगी रहेगी, और वो स्पोर की फॉर्मेशन कर देगी और बाद में रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टर्मिनल पोजीशन है ना, जो सबसे ऊपर की पोजीशन है इसकी, वहां से सेल क्या है, टूट टूट कर अलग हो रही है, स्पोर बन बनकर वो अलग हो रही है, और वो स्पोर क्या करेंगे, जब अच्छी कंडीशन मिलेगी तो ग्रो कर जाएंगे। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है आपको, स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया क्या है, इस स्पोरेंजिया से क्या निकल रहे हैं, स्पोर निकल रहे हैं, लिबरेट होते हुए दिखा रहे हैं। एक स्पोरेंजिया ये था जो कि अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी सिर्फ क्या बने हैं, स्पोर बने हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बने हैं, और ये स्पोरेंजिया दिखाया हुआ है कि मैच्योर है, और इस मैच्योर स्पोरेंजिया से स्पोर्स बाहर निकल रहे हैं, को बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। अलग अलग तरह के स्पोर्स बने हैं। ऐसे दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं, ये जू स्पोर दिखाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जू स्पोर जिनके पास फ्लैजिल होते हैं, ये एक एलार्ज स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियोस्पोर की, जिसमें क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर बाहर निकल रहे हैं स्पोरेंजिया से। ये दिखाया है कोनिडिया, चेन्स की फॉर्म में बाहर लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या है, कोनिडिया है, स्पोर लगे हुए हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या स्पोर है, इनको बोल दिया कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये लगे हुए हैं। क्लेमाइडो स्पोर्स, ये मैंने आपको बताया था, क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं, ऐसे स्पोर्स जो कि एक कोई भी सेल क्या करेगी, ग्रो करेगी, और मैच्योर हो जाएगी, और स्पोर की फॉर्म में बन जाएगी, तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स बने हुए हैं। ऐसे ही ओइडिया, ये यहाँ पे है, टर्मिनल स्ट्रक्चर थी इसकी, ये हाइफी थी, टर्मिनल इस, हर एक सेल क्या कर रही है, अलग हो रही है, और ये सेल जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया एस्कोस्पोर्स, इनको हम आगे पढ़ेंगे, और बेसिडियोस्पोर्स, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, बेसिडियोमाइसीट्स में मिलते हैं, एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइसीट्स में मिलते हैं। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, जब हम इनको दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मोस्टली कैसे होती है, स्पोर्स की फॉर्म में, और अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं, और ये स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो आपको इन स्पोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, दोनों गैमेट जब फ्यूज होंगे, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है गैमेट फॉर्मेशन हो और गैमेट फ्यूज करें आपस में, बिना गैमेट फॉर्मेशन के भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ये कैसे होती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें दो तीन टर्म है, दो तीन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक है प्लाज्मोगैमी, और दूसरा है कैरियोगैमी, और तीसरा है मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब है जब दो सेल हैं, और दो सेल का जो आपस में प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा। ठीक है, एक सेल होती है, और सेल के अंदर क्या होता है, पूरा एक फ्लूइड है, लिक्विड है, और उसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक मैटेरियल होता है। जब दो सेल आपस में फ्यूज करेंगे, एक सेल ये है, ठीक है जी, और ये इसका न्यूक्लियस है, जब ये दोनों फ्यूज करेंगे आपस में, क्या करेंगे, मिल जाएंगे, तो क्या होगा, एक नई सेल बन जाएगी इस तरह से। ये दोनों जब आपस में फ्यूज करेंगी, ये दोनों सेल क्या करेंगे आपस में,
फ्यूज करेंगी। दोनों फ्यूज करने के बाद क्या करेंगे, एक नई सेल बन जाएगी। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो इसका पूरे का पूरा प्रोटोप्लाज्म है, ये जो लिक्विड पोर्शन है, ठीक है, ये क्या करेगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। इसी के मिक्स होने को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मोगेमी, जब दो अलग अलग सेल आई और आपस में मिली, इनकी जो सेल वॉल होती है वो आपस में फ्यूज कर जाती है और एक ही स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, और ये जो पानी है इनका जो लिक्विड है अंदर का, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, वो फ्यूज कर जाता है, एक ही हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। आपको याद रखना है, ये मोस्टली जितनी भी ये फंजाई है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड को डिनोट करते हैं एन से। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या सेल की बात करें, एक ऐसी सेल जिसमें सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिनोट किया जाता है 2n से। ठीक है, और हैप्लॉइड को n से। अब देखिए, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके पास क्या है, दो दो सेट हैं हर एक क्रोमोसोम के, दो दो कॉपी हैं। तभी तो हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, हम पेयर लगाते हैं। अगर हमने 23 पेयर नहीं बोल रहे हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। तो हमारे पास क्या है, हर एक चीज की दो कॉपी होती है, मतलब कंप्लीट सेट होता है, इसलिए हम डिप्लॉइड है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी सेल जिसके पास क्या है, सिर्फ एक ही सेट है क्रोमोसोम का, दो सेट नहीं है, दो कॉपियां नहीं है, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। उसको डिनोट किया जाता है एन से, सिंपल एन से। और जिसके पास पूरा कंप्लीट सेट है उसको 2n से। तो ये कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। तो दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है, उनका जो फ्लूइड है आपस में मिलेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। एक चीज और याद रखनी है, नॉर्मली होता क्या है, जैसे ही दोनों सेल का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिलता है, ये मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब हायर हम क्लासेस में बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब आपस में जो प्रोटोप्लाज्म है मिल जाता है, उसके तुरंत बाद क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियस भी आपस में मिल जाते हैं। सबसे पहले जो फ्लूइड है, लिक्विड है, प्रोटोप्लाज्म है, वो मिक्स होगा। उसके बाद दोनों न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई है वो भी फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, और उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। लेकिन जो फंजाई है इनमें एक यूनिक फीचर ये है कि प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है इजीली, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब भी प्लाज्मोगेमी होगी उसके थोड़ी देर बाद ही कैरियोगेमी हो जाए, ऐसा नहीं जरूरी है। और अब आप ये सोच के चल सकते हो, देखिए इसके पास एक अपना न्यूक्लियस था, इसके पास एक अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म तो मिक्स हो गया, लेकिन ये न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करे हैं, ये अभी भी इसी सेल के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। ठीक है, इसके पास n+n होगा, मतलब एक न्यूक्लियस एक सेल का और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे सेल का पड़ा होगा। ठीक है, तो मोस्टली फंजाई के अंदर ये कंडीशन आती ही आती है। जो हायर ऑर्गेनिज्म है, दूसरे ऑर्गेनिज्म हमें हम पढ़ेंगे, तो उनमें जब पहले प्लाज्मोगेमी होती है उसके थोड़ी देर बाद ही कैरियोगेमी स्टार्ट हो जाती है, मतलब न्यूक्लियस भी फ्यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, काफी टाइम तक भी कैरियोगेमी नहीं होती। कैरियोगेमी का मतलब मैंने आपको बताया है, जो फ्यूजन है न्यूक्लियाई का भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब भी न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, दोनों का फ्यूजन होगा, तो ये भी एन है, ये भी एन है, दोनों मिक्स करके क्या बनेंगे, 2n बन जाएंगे, डिप्लॉइड बन जाएंगे। और जब भी दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ये पूरी की पूरी सेल क्या होगी, अब इसको अगर हम और डिटेल में देखें, तो ये अब सेल क्या हो गई, इसके पास न्यूक्लियस क्या हो गया, अब एक ही हो गया, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए। तो अब क्या हो गया, कैरियोगेमी हो गई। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब है फ्यूजन हो गया, आपसे मिल गए हैं, तो कैरियोगेमी हो गई है। ठीक है जी, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है, और इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जायगोट। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, जायगोट बन गया है। जायगोट बनने के बाद क्या होगा, इसके अंदर डिवीजन होगी, इसकी डिवाइड करेंगे सेल्स। तो ये डिप्लॉइड जायगोट जो बना है, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई था, ये भी हैप्लॉइड था, दोनों मिलकर डिप्लॉइड हो गया है। अब ये डिप्लॉइड जायगोट हो गया, ये जायगोट ऐसे ही जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें और हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, डिप्लॉइड जायगोट होता है, वो डेवलप करके पूरे का पूरा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन ये कैसे हैप्लॉइड है, इसलिए यहाँ से भी क्या बनेगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही बनेगा। और ये जो डिप्लॉइड जायगोट बना था,
इसके अंदर डिवीजन हो जाती है और उस डिवीजन का नाम क्या है? मियोसिस। और ये मियोसिस होने से क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर क्या करेंगे? जब जर्मिनेट करेंगे, ये स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो यहाँ पे ये 3 इवेंट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, हमने देख ली है कंडीशंस क्या क्या होती हैं इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो अब हम देखने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है, टाइप क्या क्या है। एक बात आपको याद रखनी है, जो भी इनकी जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है उनको हम गैमेटेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटेंजिया। तो हम गैमेटेंजिया को बहुत बार यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है गैमेट फ्यूजन है। गैमेट फ्यूजन का मतलब क्या है? गैमेट का फ्यूजन करना। अब गैमेट फ्यूजन कई तरह के हो सकता है। एक है आइसोगैमी, दूसरा है एन आइसोगैमी और तीसरा है ऊगैमी। तो ये तीनों क्या है? गैमेट फ्यूजन के एग्जाम्पल हैं। अगर दोनों ही गैमेट एक जैसे हैं, ठीक है, अगर फ्यूज करने वाले गैमेट दोनों एक जैसे हैं फिजियोलॉजिकली भी, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकली भी, तो ऐसे फ्यूजन को क्या बोलेंगे? आइसोगैमी। अगर दो गैमेट फ्यूज करने वाले अलग 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 हैं, ठीक है, दोनों का साइज क्या है? आप देखते सकते हो अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, ऐसे को क्या बोलेंगे? एन आइसोगैमी। अगर सेम गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, एक जैसे गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, उनको बोलेंगे आइसोगैमी। अगर दोनों के दोनों गैमेट अलग हैं, उनको बोल देंगे एन आइसोगैमी। एक थोड़ा सा और स्पेशल टाइप का होता है, उसको बोलते हैं ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होता है? जो फीमेल गैमेट होता है वो मोस्टली बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है लेकिन मोटाइल होता है, मतलब मूव करता है। और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, ऐसे गैमेट फ्यूजन को बोलते हैं ऊगैमी। तो गैमेट फ्यूजन का भी आपको पता होना चाहिए। फिर होता है हमारे पास गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट दिखाया गया है। ये जो फीमेल पार्ट है उसको बोल दिया ओगोनियम, और जो मेल पार्ट है उसको बोल दिया एंथ्रीडियम। ये जो एंथ्रीडियम है ये अपने अंदर से क्या करेगा? एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकालेगा, और ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब इंसर्ट हो जाएगी फीमेल के अंदर, ठीक है। और इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जो इसका न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, वो चला जाएगा फीमेल के अंदर, और वहां पे इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए ये तैयार हो जाएंगे। फिर है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है? ये जो दो गैमेटेंजिया हैं, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है जी, और एक ये वाला गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया मैंने आपको बताया था जो कि सेक्स ऑर्गन के होंगे, ठीक है। ये भी यहाँ से और एक ये यहाँ से, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं। और फ्यूज करने के बाद क्या बना रहे हैं? एक स्पोर बनाते हैं, जिसको मोस्टली क्या बोलते हैं? जाइगोस्पोर। क्या बोलते हैं जी? जाइगोस्पोर। और यहाँ पे जो बना था गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में, यहाँ पे क्या बना था? oospore। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जाइगोस्पोर बनेगा, ये जाइगोस्पोर क्या करेगा? डेवलप करेगा, फिर उसमें मियोसिस होगी, स्पोर बनेंगे, और वह स्पोर बन के नए ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये है स्पर्मेटोगेमी। स्पर्मेटोगेमी में क्या होगा? जो मेल होगा वो मेल जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, उसको बोल दिया स्पर्मेटियम। और जो फीमेल होगी, ठीक है, ये क्या हो गया? स्पर्मेटियम। ये स्पर्मेटियम जो मेल पार्ट को डिनोट कर रहा है, ये फीमेल के पास जाएगा और इसके साथ क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो ये हो गया स्पर्मेटाइजेशन, इसको हम बोल देते हैं। लास्ट आपके पास आता है सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी में क्या होता है? दो कोई भी हाइफी, वेजिटेटिव हाइफी, ठीक है, अब गैमेट नहीं बने हैं, दो हाइफी, इसको हमने बोल दिया कि एक प्लस वाली है और एक ये माइनस वाली है, ठीक है, दो हाइफी हैं, दोनों ने आपस में फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद एक नई हाइफी बन गई, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम, हमने इसको बोल दिया सेकेंडरी हाइफी बन गई है, ठीक है। तो ये ग्रो करेगी और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कहीं पे गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, कहीं पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब इंसर्ट हो रही है, कहीं पे अलग अलग गैमेटेंजिया आपस में मिल रहे हैं, अटैच हो रही हैं, तब एक स्ट्रक्चर बन रही है। कहीं पे दो हाइफी कांटेक्ट में आके नया ऑर्गेनिज्म बना रही है। तो इस तरह से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।
थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।